हनीफ्स माइक, सारे जहां से अच्छा। मैं अब्दुल हनीफ। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ कानूनी है, इसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सामाजिक समरसता, सोशल जस्टिस और महिला अधिकारों की पहलू भी इससे जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ी कई बातों पर। 3 तलाक, बहुविवाह, हलाला जैसे कई विवादास्पद टिप्पणियां अक्सर हमें इस विषय पर देखने को मिलती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 45 सालों का अनुभव रखने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े विशेषज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ श्री अमानुल्लाह खान साहब। अमानुल्लाह साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमानुल्लाह साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहाँ से ये आया है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ है और इसमें क्या क्या विषय, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर में शामिल हैं, ये आप हमें बताइए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ वो तो कुरान, हदीस, सुन्ना इससे आया है, इसमें कोई हेडिंग और इसका ओरिजिन का तो सबको मालूम है। अब वो बात ये आती है कि अपन हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम्स पर जो ये पर्सनल लॉ लागू है वो 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट के तहत लागू है और आर्टिकल 25 से लेकर के 20 तक जो हमारे भारत के संविधान है वो हमें मूलभूत अधिकार में ये अधिकार देते हैं। अब 1937 का जो शरीयत एक्ट है उससे जो यहाँ लागू है उसके अंदर एक तो मैरिज है, दूसरा तलाक है जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज भी शामिल हो जाता है, तीसरा विरासत है, चौथा एक गिफ्ट भी है, पांचवा है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, वक्फ, ये भी इसमें शामिल है। ये चीज़ें हमारे यहाँ पर इसमें से लागू। इसके अलावा बाकी जो कानून है वो हमारे पर और मुसलमानों पर सब पर समान रूप से लागू। आपके कहने का मतलब है कि जो पर्सनल लॉ है, चाहे वो शादी से जुड़े हों, चाहे वो तलाक से जुड़े हों, चाहे वो गिफ्ट से जुड़े हों, इन पर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा और बाकी जहाँ पहले आईपीसी जो एप्लीकेबल थी, आईपीसी अपनी जगह पर है, उसकी जगह पे बीएनएस और बीएनएसएस जो आ गई है वो सब अपनी इसको लागू शरीयत एक्ट का सेक्शन 2 है जी, उसके तहत ये सारी चीजें। शरीयत एक्ट का सेक्शन 2 सेक्शन उसमें 4 सेक्शन है कुछ, जी, उसमें कुल 4 सेक्शन का छोटा सा एक्ट है, उससे ये लागू होता है जी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ। भारतीय संविधान के अंदर में मुस्लिम पर्सनल लॉ की क्या स्थिति है? नहीं, भारतीय संविधान में यही है कि जो आर्टिकल 25 से 30 है जी, वो हमें ये अधिकार देते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई पर्सनल लॉ जो भी होंगे, जितनी कम्युनिटीज़ की, मुस्लिम जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने अपने पर्सनल लॉ उन पर लागू होंगे और इसमें वो अपने अपने उनको आज़ादी हो, ये उस संविधान से आता है। और जो आर्टिकल 225 है जो हाई कोर्ट से भागे हुए हैं वो इसको लागू करता है और लागू करना है। अक्सर ये देखने में आता है अमन साहब कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातें आती है या मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे सब्जेक्ट के ऊपर भी चर्चा की बात जब आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये असमानता का विषय है, जहाँ पर एक सब्जेक्ट, एक देश, एक कानून की जब हम बात करते हैं तब मुस्लिम पर्सनल लॉ उससे परे हट के बात करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अपने जो मुसलमान हैं उनका शादी का अपना तरीका है, उनका लिखा होगा, उनके तलाक का अपना तरीका है, उनके तलाक का अपना तरीका है। इसी तरह विरासत है, विरासत के अंदर उनको प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद कैसे बटेगी उनके वारिसों में, उसका तरीका। इसलिए कोई दूसरा के साथ दूसरों से कोई गैर समानता हो जी, ये बात सही ये नहीं है। अमन साहब, भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन एप्लीकेबल करता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन लागू करता है? शरिया कोर्ट या हमारी नियमित कोर्ट या कोई स्पेशल कोई संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो शरिया कोर्ट लागू करती है? देखिए, इंडिया में तो हम बंधे हुए हैं संविधान से,
भारतीय कानून से बने हुए हैं। यहाँ पर कोई शरिया बोर्ड भी नहीं है, ना शरिया कोर्ट है। यहाँ तो हम जो पर्सनल लागू करता है वो कोर्ट ही करता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो शरीयत एक्ट है 1937 का, उसके तहत ही कोर्ट को ही उसको अप्लाई करना। अब रह जाता है कि कोई शरई पंचायतें जैसे बनी हुई है जी। अब वो शरई पंचायतें जो होती हैं वो अपने कोई समझौते करा देती हैं, राजीनामे करा देती हैं, लेकिन उनका कोई भी आपस में अगर कोई समझौता होता है तो उसके पीछे सैंक्शन नहीं होती। हमको उसको लागू कराना है तो आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। हाँ, उसमें एक चीज हो सकती है जो मुसलमान उसको नहीं अपनाते हैं कि वो अपने आर्बिट्रेशन में जा सकते जी। कि जैसे कि मुसलमान एक चीज बना लें और ये करा करके एक आर्बिट्रेशन में चले जाएं, उस आर्बिट्रेशन को फिर डीजे कोर्ट में लागू कराने के लिए आ जाए। वो एक तरीका है उस समझौते को लागू कराना। शरिया बोर्ड का कोई शरिया कोर्ट नहीं है, शरिया कोर्ट नहीं है, लेकिन ये मध्यस्थता की ये तो मध्यस्थता के तौर पर ये एक हद तक काम हाँ कर सकता है, वो कर भी रहे हैं लोग, जैसे जयपुर में कर रहे हैं। जयपुर में जैसे कि ये जामे हिदायत वाले हैं, उन्होंने खोल रखा है, वहाँ जाते हैं, दो समझौते होते हैं। अब उसको लागू कराना हो तो कोर्ट उसमें मदद करती है कि भाई आपने ये समझौता करा है, उसको लागू करो, उसकी मदद तो मिलती। ये कराना पड़ेगा कोर्ट से। यानी अगर आपको कोर्ट के बाहर आपके बीच में किसी बात को लेकर मुस्लिम कम्युनिटीज में कोई समझौता होता है, उस समझौते को आपको लागू करवाने के लिए आपको कोर्ट को अप्रोच आपको कोर्ट को करना पड़ेगा। तो तलाक के ऊपर में अमान साहब बात करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के ऊपर में टिप्पणी की, उसके बाद में संसद ने इसके ऊपर में एक्ट पारित किया, ट्रिपल तलाक बैन किया। क्या बड़ा बदलाव मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में 3 तलाक बैन को लेकर देखने को मिला है, और क्या सुधार की अब भी गुंजाइश इसके अंदर मौजूद है? हाँ देखिए, वो दो आपको इसमें क्या है कि अपने हिंदुस्तान में खास तौर से जी इस ट्रिपल तलाक को लेकर, ये तलाक को लेकर मेरा मानना यह है कि मुसलमान नासमझी का शिकार है जी। और उसमें मैं ये कहता हूँ कि उसमें हमारे उलमा को भी मैं और जिम्मेदार मुस्लिम विद्वानों की जहाँ तक बात की जाए मानी, क्योंकि हमने ये देखा है जब हमने विकालत शुरू करी और आखिरी भी करी होगी और उन्होंने में करी, तो हमने ये पाया कि लोगों ने तलाक का तरीका मुसलमानों में ये समझ लिया कि जब तक 3 बार तलाक नहीं कहोगे, नहीं लिखोगे तो तलाक होगी ही नहीं। बिल्कुल, ये एक वाक्य। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं जी, और मुझ जैसे आदमी ने भी पठानबाजी में इस चीज़ को तलाशने की कोशिश करी, तो सूरह बकर में आता है, सूरह बकरा ने यहाँ मर्दातान की जिक्र आता है, उसमें ये आयत है कि वे रियायत 2 बार है, तीसरी बार नहीं। उसका मतलब लोगों ने अपने अपने तौर पर निकाला, लेकिन जो समझ में आया वो यह है कि तलाक 3 बार दोहराने से मतलब नहीं हो, वो ये है कि तलाक दूसरी बार वाफे हो, उसका मतलब ये निकलता है। लेकिन उसके मतलब हमने गलत निकाल लिए। अब वो जो तलाक का तरीका है जो मैंने बड़ी गहराई से देखा और समझा पढ़ा, वो ये आया कि तलाक दर हकीकत कुरान मजीद से हम जो समझते हैं और हदीस से भी वो आता है कि तलाक के 2 रूप हैं। एक तो है तलाक आहसन, एक है हसन। आहसन यानी मोस्ट प्रॉपर, हसन यानी प्रॉपर। अब आहसन तरीका सबसे बढ़िया है, और वो तरीका ये है कि कोई शख्स तलाक एक दे दे जी, और उसके बीच में 3 महीने 10 दिन का पीरियड है, उसके बाद रुजू करने दो जी, उसको हक है रुजू करने का 3 महीने 10 दिन। 3 महीने 10 दिन में रुजू नहीं करता है तो 3 महीने 10 दिन के बाद उसकी जोजा को, उस औरत को तलाक इद्दत के बाद ये इख्तियार हो जाता है कि वो दूसरा निकाह कर ले। इर्रिवोकेबल तलाक जिसको नहीं, रिवोकेबल नहीं होगी, सवाल यह है कि 3 महीने 10 दिन बाद औरत को हक हो गया कि अब वो रुजू करना चाहे 3 महीने 10 दिन बाद तो मना कर सकती। 3 महीने 10 दिन बाद पूरा होने के बाद में तलाक फाइनल हो गई। वहां गुंजाइश ये है कि उनका दोबारा निकाह हो सकता। तलाक हसन, तलाक हसन में हसन में हो सकता है। अब इसमें जो शरीयत ने 3 लफ्ज दिए हैं, रुजैया, बाइना और मुगल्लिजा जी। रुजैया में तो ये है कि इद्दत के पीरियड में रुजू करे
भाईना में ये है कि इद्दत के बाद वो निकाह कर सकता है, मुगल्लज़ा में निकाह नहीं कर सकता। अब मुगल्लज़ा जैसे 3 तलाक है, जिसको मुगल्लज़ा कहा, तलाक के बिदत कहा, तो शरीयत तो इसको मुगल्लज़ा कह रही है, बिदत कह रही जी, बिदत कह रही। तो अब सवाल ये आया कि यहाँ हम लोगों ने इसको प्रमोट नहीं किया, समझाया ही नहीं कि भाई तलाक आसान एक सही तरीका है। या अगर शॉर्ट में हम ये कहेंगे, मुस्लिम विद्वानों ने एक सही तरीका आम मुस्लिम कम्युनिटी तक या आम मुसलमानों तक पहुंचाने में वो विफल रहे हैं, नाकाम रहे जी। क्योंकि तलाक में कुरान मजीद में ये कहा गया कि वह तलाक बुरी शे है जी, और जिसकी इजाज़त दी गई। तो लोगों ने कहा भाई बुरी शे तो बुरी शे तो है, लेकिन हम उसको समझाएं तो सही लोगों, लेकिन वो जायज़ है। भाई जायज़ है तो उसको हम समझाएं। अब लोगों ने तरीका ये समझ लिया कि साहब 3 बार तलाक देंगे तो ही तलाक होगी। अब तलाक हसन तो ये था, तलाक के हसन जो है वो ये है कि 1-1 महीने में एक तो होने, हर एक तलाक में कम से कम। इसीलिए कुरान मजीद कह रहा है, वो हदीस कह रही है कि जब औरत पाक साफ हो, जब वो नमाज पढ़ सकती हो जी, उस हालत में तलाक दो। क्योंकि ये मशहूर वाक़या है कि अब्दुल्ला बिन उमर के लड़के ने तलाक देगी और उसकी नापाकी की हालत में दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ ले गए, उनको लड़के को देखा तो उन्होंने कहा कि रुजू करो, और जब पाकी की हालत में हो तब तलाक दें। तब तक सही तरीका ये हमारे उस वक्त हमारे सामने की मिसाल मौजूद है। लेकिन अब मसला ये आता है कि हमारे यहाँ वोलूमा समझाएं या हम लोग बतलाएं लोगों को, या पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर अवेयरनेस की अवेयरनेस के लाए, अवेयरनेस की कमी। इसलिए जो ट्रिपल वाली सलाक के बवाल चला वो हमारी नासमझी की वजह से चला। फिर जो आप कह रहे हैं 2019 में ये कोड बन गया, सवाल आ रहा है कि 2002 में शमी मारा वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और उस जजमेंट में ये कहा कि प्री डाइवोर्स कॉन्फ्रेंस अगर नहीं की गई है तो तलाक किसी भी शक्ल की हो इनवैलिड मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने जी। क्योंकि कुरान मजीद तो जो तलाक की मुबारक वाली शक्ल है उसको प्रमोट करता है कुरान मजीद, तो उसमें कहता है कि पहले अगर आपके बीच किसी तरह का तनाज़ा हो तो रुजू करो, जो वो हो। इसको प्री डाइवोर्स कॉन्फ्रेंस नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने शमी मारा वाले जजमेंट जी, के साथ प्री डाइवोर्स कॉन्फ्रेंस में जाइए पहले डाइवोर्स कॉन्फ्रेंस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये मान के चला है कि कुरान मजीद में कोई बात आई है तो वो हुक्म की हैसियत रखती। उसमें तो ये माना गया था कि ये हुक्म नहीं मान रहे हैं मुसलमान, वो तलाक कैसे दे देगा प्री डाइवोर्स कॉन्फ्रेंस के बगैर जी। ये एक सिस्टम अडॉप्ट होना चाहिए था। कुरान मजीद तो कह रहा है कि भाई इस तरह जाइए जिसको शक्ल में हम तलाक मुबारक कहते हैं, यानी म्यूचुअल कंसेंट, पारस्परिक सहमति तो ये कह रहा है कि इस तरह जाइए, हम उसको मान नहीं रहे। अब ये जो ट्रिपल तलाक वाली बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में शमी मारा वाले जजमेंट में इस ट्रिपल तलाक को इनवैलिड मान लिया, ये जो बाद के जजमेंट और बाद के सब ये कानून तो बेकार है जो पार्लियामेंट ने लागू करा। जैसा ट्रिपल तलाक होगा तो उसको ऑफेंस हो जाएगा, ऑफेंस क्वेश्चन। जैसे कोर्ट तो ये कह चुकी ये इनवैलिडी, तलाक हुई नहीं, तलाक नहीं थी, और जो चीज हुई नहीं है उसका कानून बना रहे हो, ये सजादा कोई प्रावधान ऐसा हो ही नहीं सकता, हुई नहीं है तलाक। क्या बड़ा बदलाव इस एक्ट के लागू होने के बाद में, ट्रिपल तलाक बैन जो है लागू होने के बाद में, क्या बड़ा बदलाव आपने समाज के अंदर पे देखिए है? इस बात को तो ये कहता हूँ, इसके बाद में तो लोगों में डर तो आया, डर आया है। और जो इस तरह तलाक दे दिया करते थे, ट्रिपल तलाक दे करके ये आया है कि भाई ट्रिपल तलाक हम दे देंगे तो इससे हमारे ऊपर इस तरह का मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक डर तो पैदा होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.